नमस्कार दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम कर रहे थे समसामयिकी घटना चक्र चित्रात्मक प्रस्तुति जीएस दृष्टि का भारतीय इतिहास। तो आज हम करेंगे दक्षिण भारत का चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं दक्षिण भारत के चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग। तीन संगम कौन कौन से? प्रथम संगम, द्वितीय संगम और तृतीय संगम। प्रथम संगम कहाँ हुआ? स्थान मदुरई में। प्रथम संगम कहाँ हुआ? मदुरई में। और अध्यक्षता किसने की? अगस्त्य ऋषि द्वारा। प्रथम संगम की अध्यक्षता किसने की? अगस्त्य ऋषि के द्वारा। कहाँ पर हुआ? मदुरई में। चलिए, द्वितीय संगम कहाँ पर हुआ? कपाटपुरम अलवाई में। कपाटपुरम अलवाई में हुआ द्वितीय संगम। अध्यक्षता किसने की? ऋषि अगस्त्य ने तथा तोलकापियर ने। तोलकापियर और ऋषि अगस्त्य ने द्वितीय संगम की अध्यक्षता की। तृतीय संगम कहाँ हुआ? मदुरई में हुआ तृतीय संगम। और अध्यक्षता किसने की? नक्कीरर ने। तृतीय संगम की अध्यक्षता नक्कीरर ने। प्रथम संगम मदुरई में, अध्यक्षता ऋषि अगस्त्य। द्वितीय संगम कपाटपुरम अलवाई, अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि तोलकापियर। तृतीय संगम मदुरई में और अध्यक्षता नक्कीरर ने। चलिए, तोलकाप्यम। द्वितीय संगम का एकमात्र अवशिष्ट क्या है? तोलकाप्यम। अद्यतन उपलब्ध तमिल साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ। तोलकाप्यम क्या है? एक ग्रंथ है। क्या है? ग्रंथ है। और द्वितीय संगम का एकमात्र अवशिष्ट बचा है तोलकाप्यम। अद्यतन उपलब्ध तमिल साहित्य का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ। तमिल साहित्य का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है तोलकाप्यम। प्रणयनकर्ता तोलकापियर ऋषि। तोलकापियर ऋषि अगस्त के 12 योग्य शिष्यों में से एक। तो इसको किसने बनाया था? तोलकाप्यम को तोलकापियर ऋषि। तोलकापियर कौन थे? ऋषि अगस्त के 12 योग्य शिष्यों में से एक थे तोलकापियर। तो तोलकापियर के गुरु कौन हुए? ऋषि अगस्त। और क्या है तोलकाप्यम? एक व्याकरण ग्रंथ है तोलकाप्यम। और सूत्र शैली में रचना हुई है। तोलकाप्यम की रचना किसमें है? सूत्र शैली में। काव्य शास्त्र का भी एक उच्च कोटि का ग्रंथ है। तो तोलकाप्यम एक काव्य शास्त्र का भी एक उच्च कोटि का ग्रंथ है। चलिए, अब देख लेते हैं शिल्पादिकारम। लेखक कौन है? इलंगो आडिगल है शिल्पादिकारकम के लेखक। इलंगो आडिगल। संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है शिल्पादिकारम। तोलकाप्यम किसका था? तमिल साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ था। और शिल्पादिकारम संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इलंगो आडिगल का वर्णन चोल नरेश करिकाल का पुत्र। तो इलंगो आडिगल कौन था? चोल नरेश करिकाल का परपुत्र। इलंगो आडिगल का दादा कौन था? करिकाल, जो कि चोल नरेश था। तो इलंगो आडिगल चोल नरेश करिकाल का पुत्र। चलिए, पुहार या कावेरीपट्टनम के एक धनाढ्य व्यापारी के पुत्र कोवलन एवं उसकी पत्नी कनगी से संबंधित मार्मिक कथा का वर्णन है। तो शिल्पादिकारम में क्या है? पुहार या कावेरीपट्टनम के एक धनाढ्य व्यापारी के पुत्र कोवलम एवं उसकी पत्नी कनगी से संबंधित मार्मिक कथा का वर्णन किया गया है शिल्पादिकारकम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नटराज की मूर्ति। नटराज शिव की मूर्ति बड़ी संख्या में प्राप्त, प्राय चतुर्भुज आकार, शिव की दक्षिणा मूर्ति, गुरु शिक्षक मुद्रा में। तो नटराज शिव मूर्ति बड़ी संख्या में प्राप्त हुई है। नटराज शिव की मूर्तियां और प्राय चतुर्भुज आकार में होती हैं तथा शिव की दक्षिणा मूर्ति गुरु शिक्षक की मुद्रा में है। तो शिव जी शिक्षक की मुद्रा में है नटराज शिव की मूर्ति में। चलिए, चोल शासक राजराज प्रथम उत्तरी श्रीलंका को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया।
तो उत्तरी श्रीलंका को जीतकर अपने राज्य में किसने बनाया? सबसे पहले राजराज प्रथम ने। विजित क्षेत्र के अनुराधापुर स्थल को नष्ट कर दिया। विजित क्षेत्र मतलब उत्तरी श्रीलंका के अनुराधापुर स्थल को नष्ट कर दिया। और पोल्लोनरू राजधानी थी, पोल्लोनरू राजधानी थी उत्तरी श्रीलंका की, उसका नया नाम क्या कर दिया? जन्ननाथ मंगलम। तो उत्तरी श्रीलंका की नई राजधानी उत्तरी श्रीलंका की राजधानी पोल्लोनरू का नाम बदलकर क्या कर दिया? जन्ननाथ मंगलम। किसने किया? राजराज प्रथम ने। चलिए अब देख लेते हैं राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष काल। चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष काल मतलब चोल वंश सबसे शक्तिशाली किसके काल में था? राजेंद्र प्रथम के काल में। या चोल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा राजेंद्र प्रथम। बंगाल की खाड़ी चोल झील में बदल दिया। बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया था किसने? राजेंद्र प्रथम ने। संपूर्ण सिंघल द्वीप या श्रीलंका को जीत लिया। संपूर्ण सिंघल द्वीप श्रीलंका को जीत लिया। श्रीलंका का प्राचीन नाम सिंघल द्वीप। तो संपूर्ण सिंघल श्रीलंका को जीतने वाला एकमात्र राजा कौन था? राजेंद्र प्रथम। उत्तर पूर्वी भारत पर आक्रमण। उत्तर पूर्व में भारत पर आक्रमण करने वाला कौन था? राजेंद्र प्रथम। और किस लिए किया था एक आक्रमण? पवित्र गंगा जल लाने के लिए। पवित्र गंगा जल लाने के लिए उत्तर पूर्वी भारत पर आक्रमण कर दिया था राजेंद्र प्रथम ने। पाल शासक महिपाल को हराया। पाल शासक महिपाल को किसने हराया? राजेंद्र प्रथम ने। पाल शासक महिपाल को किसने हराया? राजेंद्र प्रथम ने हराया। गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की। राजेंद्र प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? गंगई कोंड चोल। गंगई कोंड चोल की उपाधि किसने धारण की? राजेंद्र प्रथम ने। गंगई कोंड चोलपुरम नई राजधानी बनाया। गंगई कोंड चोलपुरम को अपनी नई राजधानी किसने बनाया? राजेंद्र प्रथम ने। चोल गंगम तालाब का निर्माण करवाया। तो अगर पूछ ले कि चोल गंगम तालाब का निर्माण किसने करवाया? राजेंद्र प्रथम ने। या अगर ऐसे ही नाम आए गंगई कोंड चोल, गंगई कोंड चोल, चोल गंगम, तो राजेंद्र प्रथम इसका टिक लगा देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुलोतुंग फर्स्ट। कुलोतुंग फर्स्ट श्रीलंका का राजा विजय बाहु स्वतंत्र हुआ। श्रीलंका का राजा विजय बाहु स्वतंत्र हुआ। कुलोतुंग ने अपनी पुत्री का विवाह वीरे पेरुमाल के साथ किया। कुलोतुंग ने अपनी पुत्री का विवाह वीर पेरुमाल के साथ में किया। 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया। तो 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल कहाँ भेजा गया? कुलोतुंग चीन भेजा गया। किसके शासन काल में? कुलोतुंग के। चोल लेखों में उपाधि। तो चोल लेखों में उपाधि क्या थी? सुंगम तवीर्त। चोल लेखों में उपाधि सुंगम तवीर्त, करों को हटाने वाला। चोल लेखों में कौन सी उपाधि मिलती है? सुंगम तवीर्त। और ये किसने ली थी? कुलोतुंग फर्स्ट ने। कुलोतुंग फर्स्ट ने ली थी सुंगम तवीर्त की उपाधि। करों को हटाने वाला भी किसे कहा जाता है? कुलोतुंग फर्स्ट को। या सुंगम तवीर्त का अर्थ क्या है? करों को हटाने वाला। चलिए तक्कोलम युद्ध। तक्कोलम युद्ध 1949 ईस्वी। तक्कोलम युद्ध कब हुआ? 1949 ईस्वी में। राष्ट्रकूट बनाम चोल किस किस के बीच हुआ? तक्कोलम का युद्ध 949 ईस्वी में राष्ट्रकूट और चोलों के बीच में। कृष्ण तृतीय बनाम परांतक फर्स्ट। कृष्ण तृतीय बनाम परांतक फर्स्ट। तो कृष्ण तृतीय किस वंश का था? राष्ट्रकूट वंश का। और परांतक फर्स्ट चोल वंश का। विजेता कौन रहा? कृष्ण तृतीय। विजेता कौन? कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंश का। परिणाम राष्ट्रकूटों का तंजौर पर अधिकार। तो तक्कोलम युद्ध का परिणाम क्या हुआ? राष्ट्रकूटों ने तंजौर पर अधिकार कर लिया। चलिए समिति और कार्य। समिति और कार्य। वारियम समिति का क्या कार्य था? गांव की देखरेख करने वाली एक कार्यकारिणी समिति थी। गांव की देखरेख करने वाली कार्यकारिणी समिति कौन सी थी? वारियम। टोट वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य। उद्यान प्रशासन का कार्य किसका था? टोट वारियम का। संवत्सर वारियम वार्षिक समिति थी। वार्षिक समिति कौन सी थी? संवत्सर वारियम। और एरी वारियम
तालाब समिति थी। एरिवारियम तालाब समिति। पोनवारियम श्रवण समिति, पोनवारियम थी श्रवण समिति। वारियम गांव की देखभाल करने वाली कार्यकारिणी समिति। टोटवारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाली। संवत्सरवारियम वार्षिक समिति। एरिवारियम तालाब समिति। पोनवारियम श्रवण समिति। चलिए अब देख लेते हैं पल्लव शासक। पल्लव शासक सिंह विष्णु। अवनी सिंह की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? अवनी सिंह की उपाधि किसने धारण की? सिंह विष्णु ने। कशाकुडी दानपत्र के अनुसार, कशाकुडी दानपत्र के अनुसार चोल, पांड्य, सिंघल तथा कलम्र के राजाओं को परास्त किया। तो कशाकुडी दानपत्र के अनुसार चोल, पांड्य, सिंघल तथा कलम्र के राजाओं को परास्त किसने किया? सिंह विष्णु ने। चोल, पांड्य, सिंघल तथा कलम्र के राजाओं को परास्त किया सिंह विष्णु ने। किसके अनुसार? कशाकुडी दानपत्र के अनुसार। नरसिंह वर्मन महामल की उपाधि, महामल की उपाधि किसने धारण की? नरसिंह वर्मन ने। महामल की उपाधि धारण की नरसिंह वर्मन ने। परमेश्वर वर्मन, परमेश्वर वर्मन की उपाधि किसने धारण की? लोकादित्य एकमल ने। लोकादित्य एकमल ने रणंजय गुणभाजन उपाधि धारण की। परमेश्वर वर्मन ने किसकी कौन कौन सी उपाधियां धारण की? लोकादित्य, एकमल, रणंजय, गुणभाजन आदि की उपाधियां धारण की। किसने? परमेश्वर वर्मन ने। लोकादित्य, एकमल, रणंजय, गुणभाजन परमेश्वर वर्मन की उपाधियां। महेंद्र वर्मन फर्स्ट। मत विलास प्रहसन ग्रंथ की रचना, मत विलास प्रहसन ग्रंथ की रचना किसने की? महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने। मत विलास प्रहसन ग्रंथ की रचना किसने की? महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने। चलिए अरिकामेडु, अरिकामेडु पौड के प्राचीन नाम, अरिकामेडु का प्राचीन नाम पौड के, पौड के अरिकामेडु का पौड के प्राचीन नाम। एम्फोराजार, एम्फोराजार दोनों तरफ हथेदार। एम्फोराजार क्या था? दोनों तरफ से हथेदार हथियार। एम्फोराजार दोनों तरफ से हथेदार। कंबन तमिल रामायण या रामावतारम की रचना, कंबन तमिल रामायण या रामावतारम की रचना। कंबन ने किसकी रचना की? तमिल रामायण या रामावतारम की रचना की। उरैयूर, उरैयूर सूती वस्त्रों का केंद्र था। उरैयूर क्या था? सूती वस्त्रों का केंद्र था उरैयूर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चालुक्य वंश। चालुक्यों की राजधानी बादामी, चालुक्यों की राजधानी बादामी थी। पुलकेशिन प्रथम वास्तविक संस्थापक था। पुलकेशिन प्रथम वास्तविक संस्थापक किसका? चालुक्य वंश का। चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन द्वितीय। सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली चालुक्य शासकों में, सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली चालुक्य शासकों में कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक शासन किया। 610 से 642 ईस्वी तक शासन किसने किया? पुलकेशिन द्वितीय ने। ऐहोल अभिलेख रचनाकार रवि कीर्ति। ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है ऐहोल अभिलेख, और इसकी रचना किसने की है? रवि कीर्ति ने। रवि कीर्ति वर्मा ने ऐहोल अभिलेख की रचना की है, और ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से। महिलाओं की नियुक्ति प्राय उच्च पदों पर, महिलाओं की नियुक्ति प्राय उच्च पदों पर होती थी चालुक्य वंश में। चालुक्य वंश में महिलाओं की नियुक्ति उच्च पदों पर होती थी। चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ने अपने नाम से 2 ताम्रलेख लिखवाए। चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ने अपने नाम से 2 ताम्रलेख लिखवाए थे। चलिए अब देखते हैं चोल प्रशासन। चोल प्रशासन साम्राज्य, प्रांत, मंडलम, कोट्टम, वलनाडु, नाडु, जिले और ग्राम सभा। तो चोल प्रशासन कैसे था? सबसे पहले साम्राज्य, फिर प्रांत जिन्हें मंडलम कहते थे, उसके बाद कोट्टम वलनाडु, उसके बाद नाड जिले, नाड जिन्हें जिले कहते थे, और उसके बाद ग्राम सभा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं पांड्य राज्य। पांड्य राज्य देख लेते हैं। जीवन रेखा पांड्य शासन, पांड्य वंश की जीवन रेखा कौन सी थी? वेंगी नदी। तो पांड्य राज्य की जीवन रेखा वेंगी नदी। स्थिति कहाँ थी पांड्य राज्य की? कावेरी नदी के दक्षिण में।
पांड्य राज्य कहाँ था? कावेरी नदी के दक्षिण में। राजधानी मदुरा, पांड्य राज्य की राजधानी थी मदुरा। और 26 ईस्वी पूर्व एक दूत को रोम में भेजा। तो पांड्य राज्य द्वारा एक दूत को 26 ईस्वी पूर्व में रोम में भेजा गया। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? पांड्यों ने करवाया था मीनाक्षी मंदिर का निर्माण। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में। जयंत वर्मन शासक वानवन की उपाधि धारण की। तो जयंत वर्मन पांड्य शासक, उसने किसकी उपाधि धारण की थी? वानवन की उपाधि धारण की थी। चलिए, प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। हिस्टोरिका हेरोडोटस की। इतिहास का पिता कहते हैं किसे? हेरोडोटस को। हिस्टोरिका की रचना किसने की? हेरोडोटस ने। हेरोडोटस को क्या कहते हैं? इतिहास का पिता। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त। अष्टाध्यायी पाणिनि। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत ब्रह्मगुप्त। आर्यभट्टीय आर्यभट्ट। आर्यभट्टीय आर्यभट्ट। हिस्टोरिका हेरोडोटस। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त। अष्टाध्यायी पाणिनि। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्टीय आर्यभट्ट द्वारा लिखित। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, साहित्य एवं साहित्यकार। साहित्य साहित्यकार। तो वराहमिहिर ने किस किस की रचना की? वृहद जातक, पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता। वराहमिहिर की रचनाएं कौन सी हैं? वृहद जातक, पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता। उसके बाद देखते हैं अश्वघोष। अश्वघोष की रचनाएं कौन कौन सी हैं? बुद्ध चरित्र, शोधरानंद और सारिपुत्र प्रकरण। बुद्ध चरित्र, शोधरानंद, सारिपुत्र प्रकरण किसकी रचनाएं हैं? अश्वघोष की। हर्ष की रचनाएं कौन कौन सी हैं? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद किसकी रचनाएं हैं? हर्ष की। दंडी की रचनाएं कौन सी हैं? काव्यादर्श और 10 कुमार चरित किसकी रचनाएं हैं? दंडी की रचनाएं काव्यादर्श और 10 कुमार चरित। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। वराहमिहिर की रचनाएं वृहद जातक, पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता। अश्वघोष की बुद्ध चरित्र, शोधरानंद, सारिपुत्र प्रकरण। बुद्ध चरित्र, शोधरानंद, सारिपुत्र प्रकरण। हर्ष की प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। दंडी की काव्यादर्श 10 कुमार चरित। दंडी की काव्यादर्श 10 कुमार चरित। चलिए प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। मिलिंद पन्हो नागसेन की। मालविकाग्निमित्रम कालिदास। राजतरंगिणी कलहण की। गीत गोविंद जयदेव की। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर। मतविलास प्रसन्न महेंद्र वर्मन। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर। सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। गीत गोविंद जयदेव। राजतरंगिणी कलहण। मालविकाग्निमित्रम कालिदास और मिलिंद पन्हो नागसेन। चलिए पतंजलि महाभाष्य। साहित्यकार और साहित्य। पतंजलि महाभाष्य। यास्क निरुक्त। कात्यायन की वार्तिक। वात्स्यायन की कामसूत्र। कालिदास की मेघदूत। भवभूति की उत्तर रामचरितम। कुमारदास की जानकी हरणम। शूद्रक की मर्चकटिकम। भारवी की किरात अर्जुनियम। बाणभट्ट की कादंबरी और मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि। चलिए एक बार देखते हैं।
पतंजलि महाभाष्य, यास्क निरुक्त, कात्यायन वार्तिक, वात्स्यायन की कामसूत्र, कालिदास की मेघदूत, भवभूति की उत्तर रामचरितम, कुमारदास की जानकी हरणम, शूद्रक की मृच्छकटिकम, भारवी कीर्त अर्जुनियम, भारवी की कीर्ता अर्जुनियम, बाणभट्ट की कादंबरी, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि। चलिए और देखते हैं आगे। भास की सौपन वासवदता, भास की सौपन वासवदता, सर्ववर्मा की कातंत्र, सर्ववर्मा की कातंत्र, भास्कराचार्य की लीलावती, भास्कराचार्य की लीलावती। ये बुक्स आप जरूर पढ़ लीजिएगा, इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है। अगर प्राचीन साहित्य में से क्वेश्चन अगर कोई बनेगा तो इन बुक्स में से ही आ जाएगा, इनमें से ही पक्का मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूर्व मध्य काल, अब देखते हैं पूर्व मध्य काल 800 से 1200 ईस्वी। पाल वंश, पाल वंश का संस्थापक गोपाल, पाल वंश का संस्थापक गोपाल। धर्मपाल उत्साही बौद्ध, धर्मपाल उत्साही बौद्ध। परम सोगत लेखों के नाम, धर्मपाल के बारे में देखते हैं। पाल वंश का संस्थापक गोपाल और उससे अगला राजा कौन हुआ? धर्मपाल। उत्साही बौद्ध, धर्मपाल बौद्ध धर्म से संबंधित था। परम सोगत लेखों के नाम, परम सोगत लेखों के नाम। विक्रमशिला सोमपुरी में विहारों की स्थापना की। परम सोगत की उपाधि धारण किसने की? धर्मपाल ने। विक्रमशिला सोमपुरी में विहारों की स्थापना की। विक्रमशिला तथा सोमपुरी में विहारों की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। धर्मपाल बौद्ध मतानुयायी, ये भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। 5 गांव दान में दिए। देवपाल ने 5 गांव दान में दिए। किसके लिए? नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने हेतु। नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में किसने दिए? देवपाल ने। चलिए, और ये किसके कहने पर दिए? जावा के शैलेंद्र वंशी शासक, जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर 5 गांव दान में दिए देवपाल ने, नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने हेतु। चलिए, गैहडवाल वंश, गैहडवाल वंश देख लेते हैं। संस्थापक चंद्रदेव, गैहडवाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव। गोविंद चंद्र गैहडवाल अगला राजा। उसकी पत्नी रानी कुमार देवी। गोविंद चंद्र गैहडवाल की पत्नी कुमार देवी बौद्ध मत अनुयायी था, तो गोविंद चंद्र भी बौद्ध का अनुयायी था। धर्मचक्र जिन विहार सारनाथ का निर्माण, धर्मचक्र जिन विहार सारनाथ का, जिन विहार सारनाथ में जो है उसका निर्माण किसने करवाया? गोविंद चंद्र गैहडवाल ने। मंत्री लक्ष्मीधर, मंत्री लक्ष्मीधर और जयचंद्र अंतिम शासक। तो गैहडवाल वंश का अंतिम शासक कौन था? जयचंद्र। और मंत्री कौन था? लक्ष्मीधर। गोविंद चंद्र गैहडवाल का मंत्री लक्ष्मीधर। चलिए, आला उदल, आला उदल महोबा से संबंधित थे। आला उदल। परमार्दिदेव, परमार्दिदेव चंदेल शासक के सेनानायक, परमार्दिदेव चंदेल शासक के सेनानायक कौन थे? आला उदल थे। पृथ्वीराज चौहान से परास्त हुए। आला उदल को किसने परास्त किया था? पृथ्वीराज चौहान ने। स्रोत पृथ्वीराज रासो, यह बात कहां पर मिलती है? पृथ्वीराज रासो में तथा परमाल रासो में मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान ने आला उदल को परास्त किया था। आला उदल कौन थे? परमार्दिदेव चंदेल शासक के सेनानायक थे। जय सिंह सिद्धराज, जय सिंह सिद्धराज चालुक्य शासक था गुजरात का। जय सिंह सिद्धराज गुजरात का चालुक्य शासक। धर्म सहिष्णु शासक, धर्म सहिष्णु शासक था, सभी धर्मों को मानने वाला था। मस्जिदों हेतु 1 लाख बालोम या मुद्रा दान में दिए थे। किसने? जय सिंह सिद्धराज ने। जय सिंह सिद्धराज ने 1 लाख मुद्राएं दान में दी थी मस्जिद निर्माण के लिए। चलिए, अब देखते हैं गुज्जर प्रतिहार वंश। गुज्जर प्रतिहार वंश नागभट्ट प्रथम संस्थापक।
गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? नागभट्ट प्रथम ने। नागभट्ट द्वितीय परम भट्टारक की उपाधि धारण करने वाला शासक। परम भट्टारक की उपाधि किसने धारण की थी? नागभट्ट द्वितीय ने गुर्जर प्रतिहार वंश का। महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि किसने धारण की? नागभट्ट द्वितीय ने। मिहिर भोज इस वंश का महानतम शासक था। मिहिर भोज इस वंश का महानतम शासक था। किस वंश का? गुज्जर प्रतिहार वंश का महानतम शासक कौन था? मिहिर भोज। वैष्णव धर्म का अनुयायी था। मिहिर भोज वैष्णव धर्म का अनुयायी था। और मिहिर भोज की उपाधियां कौन सी थी? आदिवारा और प्रभास। आदिवारा और प्रभास मिहिर भोज की उपाधियां थी। चलिए, सेन वंश संस्थापक सामंत सेन। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन। लक्ष्मण सेन 28 वर्षों तक शासन किया। लक्ष्मण संवत प्रारंभ किया। लक्ष्मण सेन 28 वर्षों तक शासन किया और लक्ष्मण संवत प्रारंभ किया। बल्लाल सेन निशंक शंकर की उपाधि। निशंक शंकर की उपाधि किसने धारण की? बल्लाल सेन ने। दान सागर की रचना की। दान सागर की रचना किसने की? बल्लाल सेन ने। और अद्भुत सागर की रचना, दान सागर और अद्भुत सागर की रचना किसने की? बल्लाल सेन ने। चलिए, अब देखते हैं परमार वंश। परमार वंश संस्थापक सियक या श्रीहर्ष। परमार वंश का संस्थापक सियक या श्रीहर्ष। वाक्यपति मुंज। वाक्यपति मुंज। निर्माण मुंज सागर तालाब का। वाक्यपति मुंज कौन? शासक परमार वंश का। निर्माण मुंज सागर तालाब का। उपाधि श्रीवल्लभ, पृथ्वीवल्लभ और अमोघ वर्ष। तो वाक्यपति मुंज की उपाधियां कौन कौन सी थी? श्रीवल्लभ, पृथ्वीवल्लभ और अमोघ वर्ष वाक्यपति मुंज ने उपाधियां धारण की थी। उसके बाद आता है सिंधु राज। सिंधु राज की उपाधि कुमार नारायण तथा शाह सांक। सिंधु राज की उपाधियां कौन कौन सी थी? कुमार नारायण तथा शाह सांक उपाधियां धारण की किसने? सिंधु राज ने। चलिए, राजा भोज। फिर आता है राजा भोज। परमार वंश का था राजा भोज। शासन धार से। राजा भोज ने शासन कहां से किया? धार से। रचना सम्रांगण सूत्राधार। सम्रांगण सूत्राधार किसकी रचना है? राजा भोज की। सम्रांगण सूत्राधार किसकी रचना है? राजा भोज की। वास्तुशास्त्र से संबंधित है सम्रांगण सूत्राधार। तो सम्रांगण सूत्राधार किसकी रचना है? राजा भोज की। और किससे संबंधित है? वास्तुशास्त्र से संबंधित है सम्रांगण सूत्राधार। अन्य रचनाएं राजा भोज की सरस्वती कंठाभरण और सिद्धांत संग्रह। सरस्वती कंठाभरण और सिद्धांत संग्रह रचनाएं हैं राजा भोज की। भोजशाला का निर्माण करवाया राजा भोज ने। चलिए, पृथ्वीराज तृतीय अजमेर का शासक था। पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जिसे हम ज्यादातर जानते हैं वो पृथ्वीराज तृतीय हैं। वो पृथ्वीराज तृतीय हैं, अजमेर के शासक। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी पर विजय। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज तृतीय तथा मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था और इसमें विजय किसकी हुई? पृथ्वीराज तृतीय की, पृथ्वीराज चौहान की। तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी से पराजय। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई मोहम्मद गोरी से। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में। कहां पर हुआ था? तरावड़ी या तराइन, जो कि हरियाणा में है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं दसपुर शिलालेख। अब देख लेते हैं शिलालेख। दसपुर शिलालेख मंदसौर से प्राप्त हुआ है। दसपुर शिलालेख कुमार गुप्त के शासन काल का है। कुमार गुप्त के शासन काल का है दसपुर शिलालेख। उल्लेख कुमार गुप्त का राज्यपाल वधु वर्मा। कुमार गुप्त का राज्यपाल वधु वर्मा। सूर्य मंदिर का निर्माण। तो दसपुर शिलालेख में किसका उल्लेख मिलता है? कुमार गुप्त के राज्यपाल वधु वर्मा का, सूर्य मंदिर के निर्माण का, पट्टाय श्रेणी रेशमी सूत बुनने वालों की समिति। पट्टाय श्रेणी का वर्णन मिलता है। तो पट्टाय श्रेणी क्या थी? रेशमी सूत बुनने वालों की एक समिति थी, पटवाय श्रेणी। तो इनका वर्णन मिलता है दसपुर शिलालेख में। चलिए, विग्रहराज चतुर्थ।
विग्रहराज चतुर्थ। शासनकाल 1153 से 1163 ईस्वी, विग्रहराज चतुर्थ का। दिल्ली विजय सबसे प्रमुख विजय, तो दिल्ली विजय सबसे प्रमुख विजय किसकी? विग्रहराज चतुर्थ की। उपाधियां परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजाधिराज, कवि बांधव, जयानक द्वारा। तो कवि बांधव की उपाधि किसके द्वारा दी गई? जयानक द्वारा। परम भट्टारक, परमेश्वर और महाराजाधिराज, कवि बांधव, ये उपाधियां थी विग्रहराज चतुर्थ की। विद्वानों में सर्वप्रथम सोमदेव द्वारा, विद्वानों में सर्वप्रथम सोमदेव द्वारा दी गई थी कवि बांधव की उपाधि। नोट, सोमदेव की रचना, सोमदेव की रचना ललित विग्रहराज। सोमदेव की रचना किसने की? ललित विग्रहराज ने। सोमदेव की रचना किसने की? ललित विग्रहराज ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जेजा भुक्ति, जेजा भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या है? जेजाक भुक्ति। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक के पुत्र जयसिंह या जेजा के नाम पर नामकरण। तो जेजा भुक्ति किस नाम पर पड़ा था? चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक के पुत्र जयसिंह या जेजा के नाम पर नामकरण हुआ। किसका? जेजा भुक्ति का। जेजा भुक्ति किसे? बुंदेलखंड का प्राचीन नाम। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक के पुत्र जयसिंह या जेजा के नामकरण पर नाम पड़ा जेजा भुक्ति। हेमचंद्र जैन विद्वान था। हेमचंद्र सोलंकी वंश के शासक जयसिंह सिद्धराज के उत्तराधिकारी कुमारपाल के सलाहकार। हेमचंद्र कौन? जैन विद्वान, सोलंकी वंश के शासक जयसिंह सिद्धराज के उत्तराधिकारी कुमारपाल के सलाहकार। तो जयसिंह किस वंश के हुए? सोलंकी वंश के। जयसिंह सिद्धराज का उत्तराधिकारी कुमारपाल और कुमारपाल के सलाहकार कौन हुए? हेमचंद्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है भगवती सरस्वती। तो भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? भगवती सरस्वती। विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था गंगे देव ने। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गंगे देव ने। वाकपति की रचना है गोडवहु। वाकपति की रचना कौन सी है? गोडवहु वाकपति की रचना। भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र है अरघट्टा। भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र है अरघट्टा। कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबिदीन को। कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबिदीन को। हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था। हिरण्यगर्भ यज्ञ किसने किया था? दंती दुर्ग ने। हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था दंती दुर्ग ने। दाय भाग के रचनाकार थे जिमुत वाहन। दाय भाग के रचनाकार थे जिमुत वाहन। चतुर्वर्ग चिंतामणि की रचना किए थे हेमाद्री ने। चतुर्वर्ग चिंतामणि की रचना की थी हेमाद्री ने। सैन्य छावनी में पैदा होने वाला राष्ट्रकूट शासक कौन था? तो ये था अमोघ वर्ष। सैन्य छावनी में पैदा होने वाला राष्ट्रकूट शासक था अमोघ वर्ष। धर्मपाल से संबंधित लेख कौन सा है? खालिमपुर लेख। धर्मपाल से संबंधित लेख कौन सा है? खालिमपुर लेख। धर्मपाल किस वंश से था? पाल वंश से। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। तो हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को क्या कहा गया है? सूर्यवंशी कहा गया है। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को क्या कहा गया है? सूर्यवंशी। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई। परमाल रासो के रचयिता जगनिक। परमाल रासो के रचयिता जगनिक। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई। परमाल रासो के रचयिता जगनिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, खजुराहो लेख में शासक हर्ष को कहा गया है। क्या कहा गया है? परम भट्टारक। खजुराहो लेख में हर्ष को क्या कहा गया है? परम भट्टारक कहा गया है। प्राचीन काल में पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित था उत्तर बंगाल के क्षेत्र में। प्राचीन काल में पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित था उत्तर बंगाल के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास विविध। प्राचीन भारतीय इतिहास का विविध देख लेते हैं। तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह बैल। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह बैल। अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी। अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी। संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह अश्व। संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह अश्व। पदम प्रभ का
चिन्ह कमल, पद्म प्रभ का प्रतीक चिन्ह कमल, सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक, सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक, मल्लीनाथ का कलश, मल्लीनाथ का कलश, नमीनाथ का नीलकमल, नमीनाथ का नीलकमल और नेमिनाथ का शंख। नमीनाथ और नेमिनाथ अलग अलग है। नमीनाथ का नीलकमल, नेमिनाथ का शंख, पार्श्वनाथ का सर्प, पार्श्वनाथ का सर्प और महावीर स्वामी का सिंह। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं जल्दी से। ऋषभ देव का बैल, अजीतनाथ हाथी, संभवनाथ अश्व, पद्म प्रभ कमल, सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक, मलिनाथ कलश, नमीनाथ नीलकमल, नेमिनाथ शंख, पार्श्वनाथ सर्प और महावीर स्वामी सिंह। चलिए नेमिनाथ ऋग्वेद में उल्लिखित अरिष्ट नेमि का अन्य नाम है। तो ऋग्वेद में नेमिनाथ का अन्य नाम क्या है? अरिष्ट नेमि। अरिष्ट नेमि का अन्य नाम नेमिनाथ और नेमिनाथ का अन्य नाम अरिष्ट नेमि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास विविध। अब देख लेते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का विविध। शैव धर्म के बारे में देखते हैं। शैव धर्म लिंगायत या वीर शैव संप्रदाय। तो शैव धर्म को क्या कहते थे? लिंगायत या वीर शैव संप्रदाय भी कहते हैं। प्रवर्तक अल्ल प्रभु एवं इनके शिष्य वैष्णव। अल्ल प्रभु एवं इनके शिष्य वैष्णव प्रवर्तक थे शैव धर्म के। 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में व्यापक रूप से प्रचार हुआ। तो शैव धर्म का सबसे अधिक प्रचार कहाँ हुआ? 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में। कापालिका संप्रदाय। कापालिका संप्रदाय इनका प्रमुख केंद्र श्रीशैल। इनका प्रमुख केंद्र श्रीशैल। मालती माधव भवभूति कृत के अनुसार। तो कापालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा था? श्रीशैल था। किसके अनुसार? मालती माधव भवभूति कृत के अनुसार। मालती माधव किसकी रचना है? भवभूति कृत की। नाथपथ संप्रदाय। नाथपथ संप्रदाय 10वीं सदी के अंत में मत्स्येंद्र नाथ ने चलाया था। कौन सा? नाथपंथ संप्रदाय। शिव को आदिनाथ मानते हुए 9 नाथों को दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता। शिव को आदिनाथ मानते हुए 9 नाथों को दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता दी थी मतेंद्र नाथ ने। शिव को आदिनाथ मानते हुए 9 नाथों को दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता दी गई थी। बाबा गोरखनाथ द्वारा 10वीं 11वीं शताब्दी में अधिकाधिक प्रचार प्रसार किया गया। तो नाथपंथ संप्रदाय का बाबा गोरखनाथ द्वारा 10वीं 11वीं शताब्दी में अधिकाधिक प्रचार किया गया था। किसका? शैव धर्म का। तो ये अभी हमने जितने भी संप्रदाय पढ़े हैं कौन कौन से? लिंगायत या वीर संप्रदाय, वीर शैव संप्रदाय, कापालिका संप्रदाय, नाथपंथ संप्रदाय, ये सभी शैव धर्म से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर देखते हैं शाक्त संप्रदाय। शाक्त संप्रदाय इष्ट देवी शक्ति। शाक्त संप्रदाय की इष्ट देवी शक्ति। शैव धर्म के साथ घनिष्ठ संबंध। शैव धर्म के साथ घनिष्ठ संबंध। प्राचीनता प्राग ऐतिहासिक युग तक। तो प्राचीनता प्राग ऐतिहासिक युग तक। वर्तमान में 3 प्रमुख केंद्र हैं, कश्मीर, कांची, कामाख्या। कोल मत का प्रसिद्ध केंद्र कामाख्या। कोल मत का प्रसिद्ध केंद्र भी है कामाख्या। और शाक्त संप्रदाय के 3 प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? कश्मीर और कांची और कामाख्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं शैव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर। शैव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर। राजराजेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु में। राजराजेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु में। शिव मंदिर भूमरा मध्य प्रदेश। शिव मंदिर भूमरा मध्य प्रदेश। नटराज मंदिर चिदंबरम तमिलनाडु। नटराज मंदिर चिदंबरम तमिलनाडु। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश। राजराजेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु। शिव मंदिर भूमरा मध्य प्रदेश। नटराज मंदिर चिदंबरम तमिलनाडु। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश। अथर्ववेद में रुद्र के अन्य नाम। अथर्ववेद में रुद्र के अन्य नाम पशुपति, भव, सर्व, भूपति। अथर्ववेद में रुद्र या शिव जी के अन्य नाम कौन कौन से हैं? पशुपति, भव, सर्व और भूपति। महाभाष्य पतंजलि। महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की। 2री सदी ईसा पूर्व में शिव जी की मूर्ति बनाकर पूजा करने का उल्लेख।
तो पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य में दूसरी सदी ईस्वी पूर्व में शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का उल्लेख किया गया है। कुमार संभवम कालिदास की रचना, कुमार संभवम कालिदास की रचना शिव की महिमा का गुणगान किया गया है। तो कुमार संभव में शिव की महिमा का गुणगान किया गया है। नयनार संत, संतों की कुल संख्या है 63, संतों की कुल संख्या है 63। पल्लव काल में दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया। नयनार संतों ने पल्लव काल में दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया। चलिए समुद्रगुप्त के 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं। तो समुद्रगुप्त की 8 प्रकार की जो स्वर्ण मुद्राएं थी वो कौन कौन सी थी देख लेते हैं। एक तो गरुड़ प्रकार की, जिस पर गरुड़ अंकित था। एक पर धनुर्धारी, एक चंद्रगुप्त, एक प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम, और एक चक्र प्रकार की, एक परशु प्रकार की, एक अश्वमेध की, एक व्याघ्र हनन की, और एक वीणा प्रकार, एक वीणा वादन प्रकार। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि वीणा बजाते हुए सिक्कों पर मूर्ति किसकी थी, तो किसकी थी, समुद्रगुप्त की। तो समुद्रगुप्त के 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं कौन सी थी, गरुड़, धनुर्धारी, चंद्रगुप्त फर्स्ट प्रकार की, चक्र प्रकार की, और परशु प्रकार की, अश्वमेध प्रकार की, व्याघ्र हनन प्रकार की, और वीणा वादन प्रकार की। चलिए महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। पुष्यमित्र और हूणों के साथ सकंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है किसमें, भीतरी स्तंभ लेख में। पुष्यमित्र तथा हूणों के साथ सकंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है किसमें, भीतरी स्तंभ लेख में। अशोक स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था। इसे इलाहाबाद के में स्थापित करवाने वाला शासक कौन, अकबर। अशोक स्तंभ मूलतः कहां पर था, कौशाम्बी में स्थित था। इसे इलाहाबाद लेके जाने वाला कौन था, अकबर। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम सिक्के जारी करने वाला शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम सिक्के किसने जारी किए, चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों का नाम था रूपक। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों का नाम था रूपक। गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल का अन्य नाम पड़ा क्या, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग। गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल का क्या नाम पड़ा, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग। किसका स्वर्ण युग, कला एवं साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, गुप्त काल को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हर्ष के बारे में पढ़ते हैं। शासनकाल की विस्तृत सूचना दरबारी कवि बाणभट्ट की रचना हर्षचरित से प्राप्त। हर्ष के शासनकाल की विस्तृत सूचना दरबारी कवि बाणभट्ट की रचना हर्षचरित से प्राप्त होती है। बाणभट्ट की रचना हर्षचरित। बाणभट्ट कौन था, हर्ष का दरबारी कवि। आंशिक सूचनाओं का स्रोत कौन सा है, कलहणकृत राजतरंगिणी। तो हर्ष के शासनकाल के बारे में आंशिक सूचनाओं का स्रोत कौन सा है, कलहणकृत राजतरंगिणी। तो कलहण की राजतरंगिणी में भी थोड़ा बहुत स्रोत मिलते हैं। चीनी स्रोत, हर्ष एवं राज्यश्री दोनों एक साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठते थे। हर्ष एवं राज्यश्री दोनों एक साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठते थे। ये चीनी स्रोतों से मिलता है। राजधानी थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित की राजधानी हर्ष ने। कन्नौज विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा का आयोजन करता था। कहां पर, कन्नौज में। कौन, हर्ष विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा का आयोजन करता था। 20 देशों के राजा सम्मिलित थे। 20 देशों के राजा सम्मिलित हुए कन्नौज सभा में, और सभा का अध्यक्ष कौन था, हेनसांग। कन्नौज में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा का आयोजन किया हर्ष ने। 20 देशों के राजा सम्मिलित हुए इस विशाल सभा में, और सभा का अध्यक्ष कौन था, हेनसांग था, चीनी यात्री हेनसांग। तो दोस्तों आज हमारा
भारतीय इतिहास यहाँ पर समाप्त होता है। कल से हम पढ़ेंगे जीएस चित्रात्मक प्रस्तुति जीएस दृष्टि का मध्यकालीन भारतीय इतिहास। कल से हम शुरू करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।